नमस्कार। मध्य प्रदेश की सत्ता, सियासत और प्रशासनिक गलियारों की छिपी छिपाई खबरों को लेकर आपका दोस्त आशुतोष एक बार फिर हाजिर हो चुका है और हमेशा किस तरह हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक और सुनी सुनाई कॉलम के लेखक श्री रविंद्र जैन जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम उन खबरों के बारे में जानकारी आप तक नहीं पहुंचाते बल्कि उसका विश्लेषण भी तत्काल आप तक पहुंचाते हैं। तो बिना कुछ वक्त जाया करे हम इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं। एक आईएएस ने दिखाई आईपीएस को अपनी कुंडली। देखिए आशुतोष जी, मध्य प्रदेश बड़ा अजीब स्टेट है। यहाँ कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें मालाईदार पोस्टिंग मिल जाए और पैसे कमा लें तो उनका एक नया सिरदर्द ये हो जाता है कि आप इसको 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का कैसे करें। अभी परसों की घटना है कि परसों एक आईएएस अधिकारी जो अभी पिछले कुछ महीने पहले ही रिटायर हुए हैं और उन पर तमाम सारे आरोप हैं, बहुत गंभीर आरोप है उनके ऊपर। ईडी उनकी गोपनीय जांच कर रही है, वो उन पर ईओडब्ल्यू जांच कर रही है उनकी। वो अपनी जन्मपत्री लेकर एक आईपीएस अधिकारी के घर पहुंचते हैं और वो आईपीएस अधिकारी पहले मध्य प्रदेश में मलाईदार पद पर रह चुके हैं और कहते हैं कि मेरी जन्मपत्री देख के बताइए कि मुझे इंदौर में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ अपना व्यवसाय करना है, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और वो जन्म कुंडली देखने के बाद में वो आईपीएस अधिकारी जो अपने आप को अब ज्योतिष बना लिया रिटायरमेंट के बाद, खुद ज्योतिष बन गए हैं वो, उन्होंने बताया कि आपको फला नग मंगाना पड़ेगा और इस रत्न की यदि अंगूठी पहनेंगे तो फिर आपके दुश्मनों की संख्या कम हो जाएगी और आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आराम से उस पर रिटर्न भी मिलेगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें मुझे पता चली तो मैंने लिखा कि देखिए किस तरह का माहौल है कि एक मलाईदार पद पर रहे आईपीएस अधिकारी जो अब ज्योतिष बन गए हैं और एक मलाईदार पद पर रहे आईएएस अधिकारी वो उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे मैं अपनी इस अवैध कमाई को वैध करने के तरीके ढूंढूं या कैसे कर सकता हूं। इसमें ज्योतिषीय परामर्श कितना था सर और एक्सपर्ट एडवाइस कितनी थी? मुझे लगता है कि इसमें ज्योतिषीय परामर्श केवल बहाना था, लेकिन इसमें उनसे ये सोचने गए होंगे या ये पूछने गए होंगे ये कि भाई आपने कैसे किया, आपने जैसे किया वैसे ही मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है सर, इस पर थोड़ा सा हिंट चाहूंगा, कितने बड़े स्तर के अधिकारी रह चुके हैं दोनों? देखिए जो ज्योतिष बने हैं वो लगभग डीजी के आसपास के पद से रिटायर हुए हैं और जो अपनी जन्म कुंडली दिखाने गए थे वो चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी रहे हैं और कुछ महीने पहले ही रिटायर हुए हैं। चलिए, देखना दिलचस्प। और वो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बनने की कतार में भी थे। और जो पाठक हैं, जो राजनीतिक समझदार हैं, वो सब समझ चुके होंगे मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारी को वहाँ पे लाइन जरूर लगती रही होगी। जी जी जी, ठीक है। अगली जो खबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिहाज से। वो है 2 मंत्रियों में शीत युद्ध। देखिए ये बुंदेलखंड में पिछले कई 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो 2 मंत्रियों का शीत युद्ध है अब ये चरम पर पहुंचने लगा है। मैं ये देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र विधायक हैं जो इस समय मंत्री हैं जो आज तक चुनाव हारे नहीं है, लगातार 8 चुनाव जीत चुके हैं और वो एक तरह से ये माने जाते हैं कि उनका कोई दुश्मन नहीं है, उनको कोई पराजित नहीं है, आप पराजय नेता हैं वो। लेकिन अब उनको मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोग ही डाउन करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अब कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि इन वरिष्ठ मंत्री के सितारे गर्दिश में हैं। पहले उनके साड़ू की घेराबंदी हुई, उन्हें जेल पहुंचाया गया, फिर उनके बेटे की एक फाइल निकाली गई कि उन्होंने एक बीमा कंपनी के साथ मिलकर, इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ, चिट फंड कंपनी के साथ मिलकर कोई धोखाधड़ी की है। बेटे की फाइल को ईडी तक पहुंचाया गया और अब उन्हीं मंत्री को घेराबंदी करने के लिए एक दूसरी पार्टी की महिला विधायक को उनके सामने उतार दिया गया है। तो ये जो शीत युद्ध था अब ये चरम पर पहुंचता जा रहा है और ये नया गुल खिलाएगा। मेरे पास जो जानकारी वो ये कि जो जूनियर मंत्री हैं उसी क्षेत्र के, बुंदेलखंड क्षेत्र के ही, उन्हें ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इशारे में दी गई है। वो लगातार उनके खिलाफ एक के बाद एक कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। खास बात यह है आशुतोष जी कि ये दोनों मंत्रियों में कोई भी सिंधिया खेमे का नहीं है, दोनों भारतीय जनता पार्टी के पुराने मंत्री हैं, लेकिन दोनों की जो एक शीत युद्ध है वो इस सीमा पर पहुंच गया है कि यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संगठन ने इस पर यदि वो अंकुश नहीं लगाया तो ये किसी ना किसी दिन एक विस्फोटक रूप ले सकता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण खबर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। तीसरी खबर अब कांग्रेस पार्टी की है। बाल कांग्रेस के बहाने बेटे की लॉन्चिंग। देखिए एक नेताजी है मध्य प्रदेश के, इस समय वरिष्ठ विधायक हैं और कमलनाथ जी के बड़े नजदीक हैं। कमलनाथ जी ने एक कोर ग्रुप भी बनाया हुआ है इस समय कांग्रेस चलाने के लिए, उस कोर ग्रुप के मेंबर भी हैं। लेकिन अभी पिछले दोनों जो 14 नवंबर निकली है पिछली, उस समय कमलनाथ जी ने एक बाल कांग्रेस की स्थापना की थी।
लक्ष्य गुप्ता इंदौर के उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन अब ये आरोप लग रहा है कि ये जो सीनियर विधायक हैं, जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं, जो कमलनाथ जी के खास हैं, वो अपने बेटे के माध्यम से पूरे बाल कांग्रेस पे कब्जा कर लिया है। वो बेटा ही पूरा बाल कांग्रेस को चला रहा है। वहां तक ठीक थी, लेकिन अभी जब 2-3 दिन पहले विधायक दल की बैठक हुई कमलनाथ जी के निवास पे, तो विधायक जी अपने बेटे को लेकर विधायक दल की बैठक में पहुंचे। कई लोगों ने पूछा भी कि भाई ये विधायक नहीं है तो बैठक में कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि ये बाल कांग्रेस के प्रभारी हैं, जबकि बाल कांग्रेस के प्रभारी को भी विधायक दल की बैठक में जाने का अधिकार नहीं था। मुझे सूचना मिली है कि बैठक के लिए लेके गए थे, लेकिन जब बैठक शुरू हुई उस समय शायद उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर है कि बाल कांग्रेस के माध्यम से नेताजी की उम्र चूंकि अब 70 के आसपास हो गई है, उन्हें अपने बेटे की चिंता सता रही है, तो उन्होंने अपने बेटे को बाल कांग्रेस के जरिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी जरूर कर ली है। जी, कांग्रेस में नई बात नहीं है, इस तरह का कल्चर तो भाजपा में देखने जाने को मिल रहा है। नहीं, ये तो कांग्रेस में हमेशा अपने बच्चों को लॉन्च किया गया है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ है कि विधायक दल की बैठक में आप अपने बेटे को लेकर पहुंच जाएं। ये इस पर थोड़ी सी आपत्ति थी। बाकी हम देखेंगे एक लंबी परंपरा है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, वो कई नेता तो कांग्रेस के ऐसे हैं जो अपने पिता की जगह पर इस समय नेतागिरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब चौथी खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 पूर्व विधायक खुद का मुंह काला करेंगे। 2 पूर्व नहीं, 1 पूर्व विधायक। अच्छा, माफ कीजिएगा, तो पूर्व विधायक खुद का मुंह काला करेंगे। देखिए क्या हुआ है कि सीपरी जिले के नरबर में अभी नगर पालिका चुनाव हो रहे थे, वहां कुछ वार्डों में फूल सिंह बरैया जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे और आजकल वो कांग्रेस में आ गए हैं, और उन्होंने एक अजीब बयान दिया नरवर में, सीपरी जिले की नरवर में। उन्होंने न केवल बयान दिया बल्कि पार्टी को लिखकर भी दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यदि पूरे मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें मिलेंगी तो वे भोपाल के राजभवन के गेट पर खड़े होकर खुद अपने हाथ से अपना मुंह काला करेंगे। इस तरह के बयान कांग्रेस के नेता का देना केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, कांग्रेस के अंदर भी मजाक का विषय बन गया है। फूल सिंह बरैया जी, आप या तो मध्य प्रदेश की राजनीति को जानते नहीं हैं, या आप जानबूझकर कुछ ऐसा कोई राजनीतिक चाल चल रहा है इस बयान के जरिए कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में जहां आप राजनीति करते हैं, वहां पर जो एक दलित समाज के जो वोट बंटने हैं या टिकट बंटने हैं, कहीं ना कहीं आप अपना इंटरफेरेंस चाहते हो वहां पर। क्योंकि इस तरह का बयान देना, भारतीय जनता पार्टी अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि 230 सीट में से उसे 50 भी सीटें नहीं मिलेंगी। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, कोई भी पत्रकार, कोई भी राजनेता इस तरह का दावा नहीं कर सकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगी कि उसे 50 से कम सीटें मिलेंगी। पर फूल सिंह बरैया ने जो बयान दिया है, इस बयान का मजाक ज्यादा उड़ाया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह समझ में आ रही साहब? देखिए, मैंने लिखा भी है और मेरे को ये समझ में भी आ रहा है कि फूल सिंह बरैया ने एक राजनीतिक स्टंट चला है। फूल सिंह बरैया चाहते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो ST/SC की सीटें हैं उनकी टिकट बांटने का अधिकार उनको मिल जाए। वो कहीं ना कहीं कमलनाथ को इंप्रेस करना चाहते हैं कि यदि हमें छूट दी जाएगी तो हम भारतीय जनता पार्टी को 50 पर लेकर आ जाएंगे, लेकिन शर्त यही रहेगी कि टिकट हम अपने हिसाब से बांटेंगे। आशुतोष जी, कहीं ऐसा ना हो कि ये बयान देकर कुछ लोग कांग्रेस की सीटें लेकर और कुछ नया खेल खेल रहे हैं। हमने देखा मध्य प्रदेश में ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि जो महत्वपूर्ण टिकट होती हैं उनके सौदेबाजी होती है। बहुजन समाज पार्टी पर तो ये आरोप लगते ही रहे हैं, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के लोग यदि कांग्रेस में आके ये करेंगे तो निश्चित तरह कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगली खबर बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, वो है 15 लाख दो और गाली खाओ। देखिए, बहुत बड़े कवि हैं कुमार विश्वास साहब। कुमार विश्वास साहब पिछले मतलब 1 साल के अंदर लगभग 2 बार मध्य प्रदेश आए और दोनों बार संस्कृति विभाग ने उनको 15-15 लाख रुपए दिए है। आप देखिए कि कुमार विश्वास में अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक अहम की भावना आ गई है। वो मंच पर आते हैं और सीधा सीधा सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं। और मध्य प्रदेश में इतिहास रहा है कि संस्कृति विभाग उन कवियों को कभी मंच पर नहीं चढ़ने देती जो अपनी ही सरकार का मजाक उड़ाए। लेकिन ये लगातार हो रहा है। दतिया में जब उनको बुलाया गया मेले में तो कुमार विश्वास को लगभग 15 लाख का भुगतान किया गया और वहां खड़े होकर उन्होंने जयवंत सिंह पवैया का मजाक उड़ाया, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का मजाक उड़ाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ाया, उन्होंने अमित शाह जी का मजाक उड़ाया और उन्होंने यहां तक कह दिया कि कल तक जयवंत सिंह पवैया जिन सिंधिया को गद्दार कहा करते थे आज उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। चलिए, ये राजनीतिक चीजें हैं,
लेकिन एक कवि को गरिमा रखना चाहिए। अभी शिवरात्रि के मौके पर उन्हें भोजपुर बुलाया गया, या फिर से उन्हें 15 लाख रुपए दिए गए और यहाँ खड़े होकर उन्होंने कहा कि मुझे जो माइक दिया गया है, इस माइक के टेंडर में घोटाला हुआ है। सरकारों की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे बुला ले, क्योंकि उनकी औकात नहीं है सच सुनने की। ये कवि इस तरह से खड़े होकर सरकार से पैसा लेके सरकार के मंच पे खड़ा होकर यदि सरकार को गालियां दे रहा है, तो निश्चित तौर पे सरकार भी इस बारे में विचार करती है। मेरे पास में ये जानकारी आई है कि संस्कृति विभाग में इस बात की जांच हो रही है कि आखिर किसके कहने पर कुमार विश्वास जी को बुलाया गया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कुमार विश्वास जी ने इस बार 15 लाख भी लिए और सरकार को जम के कोसा भी है, तो अगली बार सरकार उन्हें बुलाने के बारे में कम से कम 10 बार सोचेगी। बिल्कुल 10 बार सोचेगी। बहुत ही गंभीर पहलू सरकार के लिए। और अगली खबर है सिंधिया खेमे में भारी उत्साह। देखिए, मैं लगातार देख रहा हूं और राजनीतिक घटनाओं पर बड़ी मेरी तीखी नजर रहती है। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सिंधिया खेमे में एक जितनी सिंधिया के समर्थक हों, मंत्री हों, उनके विधायक हों, उनमें एक अलग ही तरह का उत्साह है और ऐसा मैसेज जाने की कोशिश हो रही है कि सिंधिया को मध्य प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। हम देख रहे हैं कि सिंधिया जी खुद भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के जा रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम सारे नेताओं के सीधे संपर्क में हैं। वो मध्य प्रदेश के जो पुराने विधायक हैं, पुराने से मेरा मतलब है जो भारतीय जनता पार्टी के जो सिंधिया गुट के नहीं माने जाते हैं, उन विधायकों को लगभग हर सप्ताह सिंधिया जी का फोन आ रहा है, व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं उनको पार्टी की ऐसी लाइन मिली हुई है कि आप मध्य प्रदेश में अपनी गतिविधियां बढ़ाइए। और यही कारण है कि भोपाल के श्यामला हिल पर उमा भारती के घर के बगल में उनको बंगला अलॉट हुआ है। उस बंगले की लगभग तैयारियां हो चुकी है, सिंधिया जी भोपाल शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये तमाम सारे ऐसे घटनाक्रम हैं, तमाम सारे ऐसे साइन मिल रहे हैं कि सिंधिया जी मध्य प्रदेश में सक्रिय होने वाले हैं। और दिल्ली यानी कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व या प्रधानमंत्री सिंधिया जी का मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा उपयोग करना चाहते हैं। और सिंधिया खेमे से ये खबरें आ रही हैं कि अगले 100 दिन में सिंधिया जी कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में मध्य प्रदेश में दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, हाल ही में यूक्रेन में भी काफी हाँ जी, निश्चित तौर पर यूक्रेन में फंसे बच्चों को जब निकालने की बारी आई तो और रोमानिया में केंद्रीय मंत्री को भेजना था, तो सिंधिया जी को भेजा गया और सिंधिया जी ने वहां बैठकर न केवल भारत सरकार बल्कि प्रधानमंत्री की काफी तारीफ की, एक माहौल बनाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री इन बच्चों को लेकर काफी चिंतित हैं और हर एक बच्चे को यहाँ से निकालने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। बिल्कुल। अंत में सर, आपने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पे बड़ा कटाक्ष किया है। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर जाहिर की है कि कांग्रेस पार्टी जो है कमलनाथ जी का कोर ग्रुप चला रहा है। देखिए, हमने देखा है कि जो राजनीतिक संगठन होते हैं उन्हें संगठन के पदाधिकारी चलाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कितने पदाधिकारी हैं ये अध्यक्ष को नहीं पता। आज यदि आप कमलनाथ से पूछेंगे कि आपके कितने उपाध्यक्ष हैं, कितने महामंत्री हैं, कितने मंत्री हैं, तो कमलनाथ जी बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। बल्कि यदि मैं तो चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल पर, कमलनाथ जी यदि अपने पदाधिकारियों के नाम पढ़कर बता देंगे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मतलब कमलनाथ जी को खुद नहीं पता है कि संगठन में कितने पदाधिकारी हैं, उनके नाम क्या हैं, और उन्हें पहचानते भी नहीं है। कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कांग्रेस को चलाने के लिए 10-12 लोगों का एक कोर ग्रुप बनाया है। आप चाहे तो मैं उनके बता सकता हूं कि उस कोर ग्रुप में है सज्जन सिंह जी वर्मा, उसमें एनपी प्रजापति हैं, उसमें प्रकाश जैन है, उसमें चंद्रप्रभाष शेखर हैं, उसमें अशोक सिंह जी हैं, उसमें राजीव सिंह जी हैं, उसमें श्री प्रवीर कक्कड़ जी हैं, उसमें एक इरोन करके हैं। ऐसे करके कमलनाथ जी हैं। ऐसे कमलनाथ जी के बहुत नज़दीक के जो लोग हैं उस कोर ग्रुप में वो लोग हैं। और ये कोर ग्रुप सारे फैसले करता है। नई पोस्टिंग होना हो, कमलनाथ जी के दौरे होना हो, या मध्य प्रदेश में कोई नए निर्देश देना हो, तमाम सारी जो भी बातें कमलनाथ जी के विचार के लिए लाई जाती हैं, वो सारे मुद्दे कमलनाथ जी इस कोर ग्रुप में रखते हैं और इस कोर ग्रुप में जो फैसले होते हैं उसी को लागू किया जाता है। मेरा लिखने का ये था कि इसमें 2 सदस्य ऐसे हैं जो लगातार मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं के बारे में पॉइजनिंग करते हैं। जब भी कोर ग्रुप की बैठक होती है, वो 2 सदस्य तमाम सारे बड़े नेता जो कांग्रेस के एक सीनियर नेता हैं, जिनका कांग्रेस के लिए पिछले 30-40 साल से समर्पण रहा है, उनको गरियाना, उनके खिलाफ बोलना और कमलनाथ जी के दिमाग में ये बिठा देना कि ये नेता आपके खिलाफ है या ये गुटबाजी कर रहे हैं। इस तरह का माहौल अभी कोर ग्रुप में पिछले 2-4 बैठकों में होने लगा है। और इन 2 नेताओं के कारण से कोर ग्रुप की बैठक अजीब मोड़ पे पहुंच जाती है। अब कोर ग्रुप के तमाम सारे सदस्य कमलनाथ जी से ये कह रहे हैं कि या तो इन दोनों लोगों को कंट्रोल करिए आप, या इन दोनों को कोर ग्रुप से बाहर करिए, क्योंकि इनके कारण से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। ये दोनों का उद्देश्य
कोर ग्रुप की बैठक शुरू होती है और कहीं ना कहीं ये दूसरे नेताओं के खिलाफ पॉइजनिंग करते हैं या उनके खिलाफ कमलनाथ जी को भड़काने की कोशिश करते हैं। तो कमलनाथ जी एक बड़े कद के नेता हैं, वो इतनी जल्दी भड़क तो नहीं सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि वो जो दो नेता हैं जो कमलनाथ जी के बड़े नजदीक माने जाते हैं, उन पर पूरा कोर ग्रुप इस समय खपा बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब मध्य प्रदेश कांग्रेस वर्सेस कमलनाथ कांग्रेस। यस, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कई महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें अवगत कराया और निश्चित तौर पर जो विश्लेषण यहाँ पर मिलता है उसमें काफी कुछ राजनीतिक समझ बढ़ाने का अवसर भी यहाँ पर मिलता है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तत्काल कर लें, क्योंकि इस तरह की रोचक जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी, इसलिए नोटिफिकेशन का बटन दबाना जरूर भूलिएगा नहीं। तो दीजिए अपने दोस्त आशुतोष और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।